हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपका ईवीएस का प्रीवियस ईयर। तो ये जो प्रीवियस ईयर है बच्चों, ये आपका है 1 फरवरी का 2023 में 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ईवीएस का ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं और भी प्रीवियस ईयर लेकर के आऊँगी। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प हो जाता है कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, किन चीज़ों में आप गलती कर रहे हो या फिर कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। तो जो पर्वतारोहण है, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, उनके जो ग्रुप लीडर होते हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, ठीक है। अब इस ऑप्शन को पढ़ के आपको बताना है कि उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो इसमें से सही हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना। दूसरा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना। तीसरा, विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। फिर है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना। और लास्ट है जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर है कि ये पहला वाला आपका सही है कि जो सदस्य हैं बाकी उनको सामान उठाने में आप उनकी मदद करिए। और इसके बाद अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना नहीं, बिल्कुल नहीं कि आप लीडर हैं, आप सबसे आगे रहिए और बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो पीछे पीछे चलेंगे। तो एज अ ग्रुप लीडर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने पूरे ग्रुप को एक साथ लेकर के चलें, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। फोर्थ, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हैं उन्हें रुकने के लिए कहना, ये गलत है कि आप नहीं चढ़ पा रहे हो तो आप यहीं पे रहो, रुक जाओ, बाकी लोग चलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सबको साथ में लेकर के चलना है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि जो साथी बीमार हो उसका ध्यान रखना, ये भी सही है। तो आपका ए सी ई किस ऑप्शन में दिख रहा है? सेकेंड में। तो आपका दूसरा नंबर वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर है आपका कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा। देखिए मैंने अभी आज ही एक वीडियो डाला है ईवीएस के 30 क्वेश्चंस का, जो मैंने 3 साल का जो प्रीवियस ईयर है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैंने बनाए हैं। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, ठीक है। जो कि आप देख लीजिए कि 1 फरवरी जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया है। इसमें बोला है, मैं फिर से करा देती हूँ कि कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है, जो नीचे दिया गया है। तो पैमाना क्या है? पैमाना माना गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। पैमाना क्या मतलब, जो आपका मानचित्र है उस पर एक पैमाना मान लिया जाता है कि पैमाने का 1 सेंटीमीटर स्थल का 110 मीटर के बराबर है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपका जो मानचित्र है आप उस पर प्रॉपर मीटर सेंटीमीटर पूरा खींच के दिखा रहे हो, पर्वत पहाड़ सब एकदम जितना है उतना बना रहे हो, तो आपका मानचित्र कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए एक पैमाना माना जाता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को, जो पैमाने का 1 सेंटीमीटर है मानचित्र का, उसको स्थल पे 110 मीटर मानते हैं हम। फिर आगे देखेंगे, किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी जो है वो 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, यही आपको बताना है। तो पैमाने पे कितना है? 9.8 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपका है 110 मीटर, ठीक। तो अगर पैमाना 1 सेंटीमीटर का 110 मीटर है तो 9.8 सेंटीमीटर जो पैमाने पे माने हैं, तो इसका स्थल पे यानी वास्तविक दूरी क्या होगी? तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको 110 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आपका आ जाएगा 1078 मीटर।
ठीक, इसको बाद आप क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 1.078 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सेम आपका पैटर्न यही है, बस आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको अंक बदल के दे देगा। ठीक, तो आपको बस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, तो आप इसको कर लोगे। फिर हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। दिया हुआ है कि गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं, या गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुदुचेरी अरब सागर का, या फिर पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि गोवा जो है वो अरब सागर की साइड में स्थित है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कुछ भी जैसे मैपिंग में क्या है, आप मैप तो अच्छे से देख करके जाइए, और अगर आपको बहुत अच्छा नहीं फिर भी बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं कि महाराष्ट्र किधर है और गोवा किधर है, तो इससे आप आंसर आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, अरब सागर किधर, अरब सागर पश्चिम में है और हमारी बंगाल की खाड़ी जो है वो पूर्व में है, तो गोवा आपका पश्चिम में पड़ जाता है। आइए आपको मैप भी दिखा देती हूँ मैं। तो ये मैप आपका आ गया है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है आपका अरब सागर। ठीक है, ये आपका इधर अरब सागर है, और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्व में स्थित है। ये जो अरब सागर है इसके पास में आप देखेंगे ये है गोवा। ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आपका केरल, ये सब किधर है, ये सब अरब सागर के तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, क्योंकि जो गोवा है वो भारत के पश्चिमी तट पर है, ये हमारा पश्चिम तट है, तो गोवा भारत के पश्चिम तट पर है और अरब सागर के किनारे स्थित है। तो गोवा आपका हो गया अरब सागर का तटवर्ती राज्य। इसके बाद आपसे पूछा है पुदुचेरी, तो पुदुचेरी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य। ठीक है, इसीलिए आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे हो जाता है राइट, कि पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। पहला है कि यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। तीसरा है यह एक सामाजिक ढांचा है, और चौथा है यह प्रकृति में गतिशील है। तो ये जो गलत धारणा यहाँ पे पूछा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाता है कि यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। तो लिंग संबंधी जो विषय है वो पुरुष और महिलाओं के लिए सामाजिक रूप से परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लैंगिक रूढ़िवादिता की ओर ले जाती हैं। मतलब ये पुरुषों का काम है, ये स्त्रियों का काम है, ये चीज़ बताते रहते हैं लोग। ये क्या है, ये एक लैंगिक रूढ़िवादिता है, तो ये सिर्फ महिलाओं पे लागू नहीं होता, ये पुरुषों पे भी लागू होता है। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। तो आपके जो तेल क्षेत्र वाले राज्य हैं वो है आपके असम, गुजरात, महाराष्ट्र और है आपका आंध्र प्रदेश। इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही है। ठीक, आगे देखेंगे, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं और निचली मंजिल पे जानवर और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको रखा जाता है, सही है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, बांस के खंभों पर घर बनता है असम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। राजस्थान के गाँव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं, सही है। श्रीनगर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। हाउस बोट में क्या होता है, नाव पे तैरता हुआ एक घर होता है, और इस घर में पानी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब इस घर को पानी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकतर लोग एक टूरिस्ट करके पर्यटक के लिए आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका
यहाँ पे सही नहीं होता कि आधे से ज़्यादा लोग उसी में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब हाउस बोट तो है श्रीनगर में। हाउस बोट क्या होता है ये भी मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकतर लोग उसी में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका ए और सी वाला सही है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। फिर आगे देखेंगे, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो जहाँ पे भी वेट लिफ्टिंग की बात आती है तो सीधा है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। इन्होंने 2000 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और ये कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय में मतलब 29 पदक जीते हैं, ठीक है। ये भारत तोलक है जिसको हम वेट लिफ्टिंग बोल रहे हैं। फिर है आपका ब्रॉन्ज या जिसको कांसा बोलते हैं, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांज का उपयोग करते आए हैं। हाँ बिल्कुल। ब्रांज का रंग चमकीला पीला होता है, नहीं। ब्रांज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघला करके बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा, ये आप जब तक आप अच्छे से क्लास नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आने वाले, ठीक है। फोर्थ देखेंगे, ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो देखिए ये मिलकर के बनता है आपका तांबे और जस्ते से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तांबा और जिंक, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है वही हमारा परिवार है। दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। दत्तक बच्चे कौन होते हैं, जिन बच्चों को गोद लिया जाता है वो होते हैं दत्तक बच्चे, ठीक। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, या फिर एक आदर्श परिवार की विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपका जो 4 वाला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे हो जाता है सही। देखिए परिवार क्या होता है, लोगों का एक समूह होता है जो एक साथ रहते हैं और जन्म विवाह या फिर गोद लेने से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो वो क्या है, परिवार के सदस्य कहलाते हैं। एक परिवार में माता पिता बच्चे दादा दादी सब लोग शामिल होते हैं। और परिवार भी कई तरीके के होते हैं। एक होता है एकल परिवार जिसमें कि मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, 3 से 4 लोग, जो छोटी फैमिली होती है। फिर एक होता है आपका संयुक्त परिवार और फिर विस्तारित परिवार, ठीक है। आगे देखेंगे, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। तो मौसम के हिसाब से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं नए काम की तलाश में, उन लोगों को कहते हैं ऋतु प्रवास। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है। फिर आएंगे, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी गुटर गूं करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो नॉर्मल बात है कि गुटर गूं कौन करता है, तो भाई ये है कबूतर। फिर आगे देखेंगे, मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। दूसरा है, किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है, छत्ते बनाने के लिए जो नर मधुमक्खियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नहीं, इनका बहुत बड़ा रोल है नहीं, ये ज़्यादातर आराम करते रहते हैं। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका, ये डी वाला आपका गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नर जो मादा मधुमक्खियां रहती हैं ना, वही फूलों की मतलब जब उनको रस मिल जाता है तो वो फूलों की ओर चारों तरफ नाचती हैं और वही फिर फूलों से शहद के लिए रस को एकत्रित करती हैं, ठीक है। मादा जो नर है उनका बहुत बड़ा रोल इसमें होता नहीं है। तो ए और बी आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, क्योंकि शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं और एक उसमें रानी मक्खी होती है जो अंडों को देती है, ठीक।
आगे बढ़ेंगे, 73 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं, मानसिक सतर्कता या फिर भावनात्मक परिपक्वता। तो देखिए, जीतना आपका लक्ष्य नहीं है। आप अगर खेल कूद मतलब बच्चे अगर खेल रहे हैं कूद रहे हैं तो उसका लक्ष्य ये नहीं है कि वो जीते ही, क्योंकि जो खेल है वो तन के साथ साथ मन के लिए भी अच्छा होता है, मन के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो जब खेलों की बात आती है तो उसमें आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते कि आप जीतो ही जीतो, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि बच्चे उसे क्या सीख रहे हैं ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक, फिर है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत, सिंपल है आपका 2.7% है। फिर है आपका बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनते हैं? तो ये बनते हैं आपके लौकी से। आगे देखेंगे, सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करना, आत्म प्रतिबिंब, सही बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सहकर्मी आकलन, सहकर्मी कौन होते हैं? जो आपके साथ के लोग होते हैं ना, जैसे अगर आप समझिए कि कोई थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है तो उसका सहकर्मी कौन है? उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसका ग्रुप है, जो उसका क्लासरूम है, वो सब बच्चे उसके क्या हैं? सहकर्मी है। तो सहकर्मी आकलन भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर है योगात्मक आकलन, ये आपका नहीं होगा। रचनात्मक प्रतिपुष्टि, ठीक है, ये तो मस्ट है। तो ए बी डी आपका सही है, तो इसीलिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। फिर हम देखेंगे 77, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होना चाहिए। अगर कक्षा 5 का बच्चा है तो उसमें जो देखिए ईवीएस तो आपका थर्ड से क्लास 5 तक ही चलता है, 3 से 5 आपका ईवीएस होता है। तो अगर आप ईवीएस के पाठचर्या में कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे? खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पे समुदाय। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या है, इस ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। आप बच्चों को पर्यावरण अगर पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण ईवीएस के बारे में अगर आप कोई पाठचर्या इंक्लूड करना चाहते हैं, कोई संदर्भ शामिल करना चाहते हैं, तो आप किसी एक पॉइंट पे नहीं जा सकते कि सिर्फ आप घर को शामिल करिए, क्योंकि उससे बाहर भी दुनिया है, या फिर सिर्फ आप स्कूल को शामिल करिए। जैसे ही आप पड़ोस और बड़े पैमाने पे समुदाय को शामिल करते हैं, उसमें बच्चों का सामाजिक विकास होता है, उनका मानसिक विकास होता है और सांस्कृतिक विकास होता है, और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए पड़ोस और बड़े पैमाने पे समुदाय वाले ऑप्शन को जैसे आप चुनते हैं तो ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें बच्चों को ज़्यादा अवसर मिल रहा है सीखने का, वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। ओके, फिर देखेंगे एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? तो सिंपल है ये कि ये एक क्या होता है, इसका जो देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये आपका पोर्टफोलियो। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक तरीके का इसमें डेटा रखा जाता है। आप बच्चे का आकलन करते हैं और बच्चों को पता भी नहीं है, मतलब कि उनका एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनके गेम से रिलेटेड, उनका कैसा नेचर है, कैसा बिहेवियर है उनका बच्चों के साथ, या फिर जो कुछ भी है, सब कुछ एक डेटा के रूप में एकत्र करके रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप गार्जियन से वो डिस्कस कर सकते हो, बच्चे में अगर कुछ आपको लग रहा है कि गार्जियन से बात करना है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड रहती है तो वो मदद करती है कि बच्चों पे किस तरीके का काम आपको करना है, कि बच्चा कहाँ पे वीक है, कहाँ पे बच्चा अच्छा है, तो उस हिसाब से वो आप उनका आकलन कर सकते हो, उनका मूल्यांकन कर सकते हो। तो वो हेल्प करता है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। ठीक है, तो ये उपकरण है जिसमें इनका डेटा रिकॉर्ड करके रखा जाता है बच्चे का, उनकी हर एक गतिविधियों का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है।
दूसरा है इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को शामिल किया गया है। थर्ड है आपका ये समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। लास्ट है ये गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की कक्षा में एकीकृत करता है। तो इसमें आपका जो राइट है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट कि यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि ईवीएस में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस हमारा होता है जो हमारे पर्यावरण को जैसे भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक के अध्ययन से ये संबंधित होता है। ईवीएस जो है वो जब आप प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान में भी भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जैविक विज्ञान, फिर सामाजिक अध्ययन भी करता है। ये इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण शिक्षा के बारे में भी सिखाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि ये बच्चों में पर्यावरण के जो समग्र रूप हैं उसको विकसित कर सकें जहाँ वो रहता है। मतलब अगर आप ये चीज़ें डेवलप करेंगे तो बच्चे अपने आसपास के पर्यावरण से कनेक्ट होंगे और चीज़ों को वो सीखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। ईवीएस के सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, माता पिता या पर्यावरण? तो आपका सिंपल आंसर पर्यावरण। ईवीएस अगर आप सीख रहे हैं तो इसमें सबसे अच्छा माध्यम होता है हमारा इन्वायरमेंट, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा होता है ना। जो बच्चे हैं उनको प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो अपने परिवेश की खोज करेंगे और उससे वो जुड़ेंगे, ठीक। और इस वाले ऑप्शन में यही तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें उसको ज़्यादा अवसर मिल रहा है, सीखने का चांस ज़्यादा है, वो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। फिर है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझने में सराहना करना। मतलब केवल ऐसा नहीं है कि जो मानव है उसकी बात हो रही है, इसके अलावा पृथ्वी पे जो सभी जीवन है उनके पर्यावरण को, महत्व को समग्र रूप से समझना, मतलब होलिस्टिक उसका डेवलप करना। तो ये वाला आपका यहाँ पे सही लग रहा है। पर्यावरण के महत्व की सराहना करना, विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करें, पर्यावरण से संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें। तो ये क्या है ना, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें कर रहा है कि आप सिर्फ प्रदूषण की बात कर रहे हो या फिर सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, सिर्फ महत्व की बात कर रहे हो। लेकिन इस वाले ऑप्शन में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं कि जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इसको दिक्कत हो रहा है तो अप्रिशिएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। होलिस्टिक मतलब समग्र रूप से, सब कुछ आ गया इसमें। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन सर्वाइवल बट ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। सिर्फ ह्यूमन नहीं, सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी यहाँ पे जीवन है सबका समग्र रूप से सराहना करने की बात हो रही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सब कुछ इसमें सम्मिलित कर ले रहा है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। फिर देखेंगे थीम है क्या, पौधों। पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। मीना उनकी टीचर है, तो उन्होंने कक्षा में अपने पौधों थीम को पढ़ाया, मतलब उसका कोई थीम था, कोई चैप्टर था, उसको पढ़ाया जिसका नाम था पौधे के बारे में उन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद वो बच्चों को लेकर के पार्क में भ्रमण के लिए चली गई। तो इससे क्या होगा, इससे विद्यार्थियों को थीम याद रखने में मदद मिलेगी, याद रखने में, पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी, या फिर कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी, पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो कुछ भी आपने बच्चों को बताया, अभी जो कुछ भी आप बुक से पढ़ा रहे थे, जो कुछ भी समझा रहे थे, अब उनको आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हो, जो उनका वास्तविक जीवन है उससे कनेक्ट कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को ये चीज़ें समझने में
उनको रिलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो जब भी आप कुछ पढ़ाते हैं तो उनके रियल लाइफ से उनको कनेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। जो रियल लाइफ सिचुएशन होता है उससे अगर आप कनेक्ट करेंगे तो लर्निंग में बहुत मदद करता है ना। फिर आगे देखेंगे, मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान जयंती अपने मित्र से कहती है, नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है। कोई जयंती बच्ची है, वो अपने फ्रेंड से कह रही है कि जो मैप है, जो नक्शा है, इस पे जो हमारा गांव है वो पड़ोस वाले शहर से एक रेखा से अलग हो जाता है। मतलब उसमें दिखाया गया कि इस रेखा से हमारा गांव पड़ोस वाले शहर से विभाजित है। और जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखती। जयंती क्या कर रही है। तो पहला है कि वास्तविक जीवन अनुभव को कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करना। दूसरा है कक्षा कक्ष गतिविधियों पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, अवलोकन पर चिंतन, तर्क का प्रयोग करना। तो जयंती यहाँ पे क्या कर रही है, तो कक्षा कक्ष जो गतिविधि पर उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, ठीक है, वो चिंतन का प्रयोग करे क्योंकि वो सोच रही है कि ऐसी चीज़ें नक्शे में तो हैं लेकिन जब मैं जाती हूँ तो इस तरीके की कोई भी रेखा तो मुझे दिखती नहीं है ना। तो ये क्या है, उसके चिंतन को डेवलप कर रहा है, वो सोच रही है उन चीज़ों के बारे में। फिर है कि अवलोकन पर वो चीज़ें जो उसने देखी हैं उस पे वो चिंतन कर रही है और तर्क का प्रयोग कर रही है, वो तर्क दे रही है अपना, है ना। तो आपका ए और डी वाला ऑप्शन सही है। तो इसीलिए आपका जो बी और डी वाला, सॉरी बी और डी सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। फिर हम देखेंगे ये आपका 84, दुर्गा रानी से कहती है पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा दी गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है। ठीक है, तीनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है ना। और क्या बात कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ के भी इसको देखा। तो ये दोनों, ये जो तीनों बच्चे हैं, ये जो व्याख्या कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य के विकास को सूचित कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है राइट, वो है आपका संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। संज्ञानात्मक विकास मतलब वो सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तो ये क्या है, उनका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक, फिर देखेंगे हम 85, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। इसमें से कौन सा पद है जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को, उसके नेचर को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। पहला स्थायी, दूसरा एक दिशा विषयक, वस्तुनिष्ठ, अनुभव जन्य। तो सिंपल है, एक दिशा विषयक तो होगा नहीं, ये ऐसे भी कट जाता है। अनुभव जन्य सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर है, जया को आज बहुत भूख लगी थी, उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद इस प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। अनुकूलित प्रतिक्रिया मतलब कंडीशन रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छू कर बताना था। कक्षा 3 का कोई पाठ है पौधों की परी, उसमें दीदी के खेल में बच्चों को जो पौधों की विशेषताएं उन्होंने बताई हैं उनके आधार पर छू करके बताना था कि ये कौन सा पौधा है, इसकी विशेषताएं उन्होंने बताई थी। तो निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है।
सबसे पहला है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बच्चे सही बता रहे हैं उनकी पहचान करके आप क्या कर रहेंगे। जो बच्चा सही आंसर दे रहा है, आपके लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, है ना, तो वैसे भी ये सही नहीं है आपका। फिर है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना। बिल्कुल, बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, इससे बच्चों को आनंद भी आएगा और वो समूह में रहना भी सीखेंगे कि किस तरह समूह में रह करके हम चीज़ों को अच्छा करते हैं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की ये चीज़ें अपने आप में गलत हो जाती हैं। आपको प्रतिस्पर्धा क्यों करना है एक दूसरे बच्चों से, ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। तो बी और सी सही है, इसीलिए सेकेंड वाले ऑप्शन में है और ये आपका हो जाता है सही। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे 88 एनसीएफ सही कथन आपको चुनना है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। दूसरा है कक्षा 1 और 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित अधिगम वातावरण दिया जा सके। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों है आगे हम बात करेंगे। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाई जाती है। और लास्ट है ईवीएस वह विषय है जो केवल 4 और 5 कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 1 से 2 के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित जो अधिगम वातावरण है उसके बारे में आप बता सकते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विज्ञान की अवधारणाओं को समझने के लिए भाषा और गणित में एकीकृत किया गया है। मतलब कक्षा 1 और 2 में बच्चे पर्यावरण को सीखते हैं किससे, भाषा और गणित से। फिर आपका क्लास 3 से ईवीएस की बुक चलाई जाती है क्लास 5 तक। ठीक, इसके बाद है जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है कि कक्षा एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है। तो ये क्या है कि कक्षा 3 और 5 में कक्षा 1 से जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है उसमें कक्षा 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय माना गया है। ठीक है, इसीलिए आपका सिर्फ बी वाला राइट हो जाता है। फिर है कक्षा कक्ष में मूल द्विमीय निरूपण द्वारा संप्रत्यय का मानचित्रण डैश से आरंभ होता है। किससे, संप्रत्यय का जो मानचित्रण है उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग। ठीक है, ये क्या होता है जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, इसमें बच्चा जो है अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नई चीज़ों को सीख रहा होता है। अपना जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे कनेक्ट करता है अपने नई शिक्षा को और उसमें वो शामिल करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है ये आपको यह देखने में मदद करती है कि जो बच्चा है वो सामग्री को कैसे समझता है। तो ये आरंभ कब से होता है, तो ये आरंभ होता है कक्षा 3 से। ठीक, फिर आएंगे देखेंगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है जिससे कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है या फिर उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अव्यवस्थित किया जा सके या फिर विद्यार्थियों को पौधों और जीवों में विभेदन करने की योग्यता दी जा सके। तो ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को आप विभेदन करना अभी से सिखा रहे हैं कि आप पौधों और जीवों में करो, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटे हैं। तो ये जो आप जब ईवीएस का पेडागॉजी पढ़ते हो तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, परिवार एवं मित्र करके। ठीक है, ये मुख्य विषय हैं और इसके 4 उप विषय भी हैं। परिवार और मित्र में आपके आ जाते हैं रिश्ते, खेल में काम करें, पशु, पौधे, ये सब उप विषय हैं।
परिवार और मित्र के अलावा आप भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा इन चीज़ों को पढ़ते हैं जब आप ईवीएस पेडागोजी पढ़ते हैं, और ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन, बी और सी ये तीनों सही है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है राइट। तो ये 1 फरवरी 2023 का ईवीएस का प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व किया है। इसके बाद हम हिंदी पेडागोजी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी अच्छी सी तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।